आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ हो चुका है क्या? आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ हो चुका है। तो आ जाइए प्रारंभ कर देते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, स्वीडिश, फ्रांसीसी। आखिरकार पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी, ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी, डच यूरोपीय कंपनी या अन्य यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्यों हुआ? अन्य यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्यों हुआ? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन भारत के साथ व्यापार करने को लेकर हुआ। क्या भारत और यूरोप के बीच आधुनिक काल में ही व्यापार होने प्रारंभ हुए? नहीं, भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापार होने लग रहे थे, अर्थात व्यापार हो रहे थे। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापार हो रहे थे। प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच व्यापार हो रहे थे, और प्राचीन काल से जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार हो रहे थे, भारत यहां है और यूरोप ये है। यूरोप का व्यापार प्राचीन काल से भारत के साथ स्थल मार्ग के रास्ते इस मार्ग के थ्रू होता था, इस मार्ग के थ्रू होता था, स्थल मार्ग के थ्रू भारत और यूरोप का व्यापार होता था। लेकिन आपको हमने पढ़ाया है, आपको हमने क्या पढ़ाया है? आपको हमने यह पढ़ाया है कि 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, और इस्लाम धर्म का उदय अरब प्रायद्वीप में हुआ। यह अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और धीरे धीरे इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, और जब धीरे धीरे इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ तो फिर इस्लाम धर्म के अंतर्गत कई सारे साम्राज्य का उदय हुआ। और इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो कई सारे साम्राज्य का उदय हुआ, जैसे गजनी साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य, उमैया वंशी साम्राज्य, ये तमाम साम्राज्य का उदय हुआ। इन तमाम इस्लामी साम्राज्यों में एक उस्मानिया सल्तनत या उस्मानिया साम्राज्य हुआ करता था। एक उस्मानिया सल्तनत या उस्मानिया साम्राज्य हुआ करता था, और कहा जाता है कि उस्मानिया सल्तनत ने भारत
और यूरोप के बीच होने वाले स्थलीय व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया। मतलब ये जो व्यापारिक मार्ग था, जिस मार्ग के जरिए भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था, इस व्यापारिक मार्ग पर उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में कब्जा कर लिया। 1453 में कब्जा कर लिया। 1453 ईस्वी में कब्जा कर लिया। और जब उस्मानिया सल्तनत के अंतर्गत जो शासक सब थे वे तुर्की मुसलमान थे। महमूद गजनबी तुर्की मुसलमान, मोहम्मद गौरी तुर्की मुसलमान, जो भारत पर आक्रमण किया था। आप याद कीजिए, आक्रमण किया था भारत, हां या ना? आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। तो उस्मानिया सल्तनत के अंतर्गत जो शासक थे वे तुर्क थे। तुर्क अर्थात यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक मार्ग था, उस व्यापारिक मार्ग पर तुर्क मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। उस व्यापारिक मार्ग पर तुर्क मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और जब व्यापारिक मार्ग पर तुर्क मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, तो भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापारिक मार्ग था वो तुर्कों के अधीन आ गया। और जब तुर्कों के अधीन आ गया, महमूद गजनबी तुर्क था, कौन चीज का भूखा था? पैसा, धन, संपत्ति भूखा था। और धने संपत्ति के लिए ना भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था जी। तो अब तुर्क कब्जा कर लिया, तो आप स्वयं सोचिए थोड़ा। अब अगर कोई यूरोपीय व्यापारी भारत आएगा, तुर्क छोड़ेगा? टैक्स लेगा कि नहीं लेगा? हां या ना? निश्चित तौर पर लेगा। अब तुर्कों ने यूरोपीय व्यापारी को कहा, आप व्यापार कीजिए भारत के साथ, हमको कोई दिक्कत ना है, टैक्स दीजिए, टैक्स, पैसा दीजिए, तब आप इस मार्ग से जाइए। लेकिन जो यूरोपीय था, लॉ जानता था, दो नहीं, लेना जानता था, देना नहीं। किसी से टैक्स वो ले सकता था लेकिन दे नहीं सकता था, टैक्स दे नहीं सकता था। तो अब भारत के साथ यूरोपियों का व्यापार खत्म हो गया। और उस समय तक दिशा सूचक यंत्र, डायरेक्शन, दिशा सूचक यंत्र की खोज हो चुकी थी, कंपास की खोज हो चुकी थी, जहाज सब बनने लगा था। तो फिर यूरोपियों को लगा कि क्यों ना यहां पर इस मार्ग पर माथापच्ची करने के बजाय भारत के लिए एक नया मार्ग खोज लेते हैं, अपना मार्ग खोजते हैं। और फिर भारत के लिए नए मार्ग खोजने के उद्देश्य से पुर्तगाली नाविक, स्पेनिश नाविक यात्रा पर निकले। उस यात्रा क्रम में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। लेकिन बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर आकर के रुक गया और इसे नाम दिया उन्होंने केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया 1487 में, जो कि पुर्तगाली यात्री था। और फिर
स्पेनिश नाविक और इटली निवासी, स्पेनिश नाविक और इटली निवासी कोलंबस 1492 में स्पेन से भारत को खोजने निकला। 1492 में स्पेनिश नाविक और इटली निवासी कोलंबस भारत को खोजने निकला, लेकिन दिशा भटक गया और वो भारत के बजाय 1492 में अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका की खोज कर दिया। अर्थात अमेरिका के खोजकर्ता कोलंबस, और कोलंबस ने अमेरिका के नागरिकों को रेड इंडियन कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? रेड इंडियन, रेड इंडियन कहकर पुकारा। इस प्रकार अमेरिका की खोज हो गई। कुछ वर्षों के बाद एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला। और फिर वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां केरल के राजा जेमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन जब जेमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया तो अरबी मुल्क के व्यापारियों ने जेमोरिन का विरोध किया। अरबी मुल्क के व्यापारियों ने जेमोरिन का विरोध किया। यहां तक पिछले क्लास में समझा चुके थे, रिवीजन करवा रहे थे, इसलिए तो फटाफट बताएं। रिवीजन हो गया ना? कुछ याद आया? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी और वास्को डी गामा जब वापस पुर्तगाल लौट रहा था तो क्या लेकर गया? मसाला। क्या लेकर गया? मसाला लेकर गया। और उस मसाला को जब यूरोप के बाजार में बेचा गया तो 60 गुना ज्यादा मुनाफा। और फिर इसलिए पुर्तगाल में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में इसलिए हुई ताकि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जा सके। तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल में स्थापित हुआ है, उस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था भारत के साथ मसालों का व्यापार करना। भारत के साथ मसालों का व्यापार करना। अब देखिए, वास्को डी गामा का केरल के राजा जेमोरिन के साथ बॉन्डेशन काफी बेहतर था। और जब वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज दिया, देखिए इससे पहले, देखिए अगर किसी इंसान को एक बार में सफलता मिल जाता है ना, पगला जाता है वो, उसको लगता है कि कुछ होना है। लेकिन जो 3 बार 4 बार असफल हो गया, वो जो सफल होता है तो उसको लगता है कि नहीं बहुत कुछ है। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो भारत को खोजने का प्रयास तो 1453 के बाद से ही होने लगा था। कई बार असफलता मिली और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई 1498 ईस्वी में। तो उस समय के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी घटना थी ये अपने आप में। और वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज दिया तो एगो दूसरा पुर्तगाली यात्री था, अल्ब्रेज कैब्राल। और जानते हैं, अल्ब्रेज कैब्राल पुर्तगाली यात्री था, वो भी भारत को खोजने निकला था। और अल्ब्रेज कैब्राल भारत को नहीं खोज पाया, बल्कि अल्ब्रेज कैब्राल ने ब्राजील को खोज दिया। ब्राजील को खोज दिया।
तो एगो पुर्तगाली यात्री था अल्ब्रेज कैब्राल, जो भारत को खोजने निकला, लेकिन भारत के जगह पर उन्होंने ब्राजील को खोज दिया। अल्ब्रेज कैब्राल बड़ी घमंडी था, बहुत घमंडी था। और जब वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर डाली, तो अल्ब्रेज कैब्राल 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज कैब्राल वास्को डी गामा के मार्ग का अनुसरण करते हुए पहुंचा केरल, और केरल के कालीकट ही पहुंचा। यानी वास्को डी गामा के मार्ग का अनुसरण किया। तो अल्ब्रेज कैब्राल जो कि पुर्तगाली यात्री था, अल्ब्रेज कैब्राल जो कि पुर्तगाली यात्री था, 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा और भारत में कालीकट पहुंचा। भारत में कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री है जो भारत पहुंचा है, और अल्ब्रेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली यात्री है जो भारत पहुंचा है। इन दोनों के बीच में और कोई नहीं आया। अल्ब्रेज कैब्राल जब भारत आया ना, कालीकट पहुंचा, जेमोरिन से अनुमति नहीं लिया। केरल के राजा जेमोरिन से अनुमति नहीं लिया, और बिना अनुमति लिए अल्ब्रेज कैब्राल ने 1500 ईस्वी में भारत पहुंचकर कारखाना खोल दिया, फैक्ट्री खोल दिया अपने मन से। केरल के राजा जेमोरिन को पता चला, जेमोरिन ने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। मतलब कैब्राल साहब आए थे व्यापार करने, लेकिन पुर्तगाल और भारत के बीच संबंध को खराब कर दिए, और ज्यादा दिन बेचारा भारत में टिकबो नहीं किए। भारत से वापस जाना पड़ा अल्ब्रेज कैब्राल को। अल्ब्रेज कैब्राल पुर्तगाल पहुंचा, सुनाया अपना, देखिए ना ऐसे ऐसे तो हो गया, हम गए अपने मन से फैक्ट्री स्थापित कर दिए, वहां का जेमोरिन तो बंद कर दिया और हमको भगाइयो दिया। अब कंपनी स्थापित हो चुका था। कंपनी ने वास्को डी गामा को फिर से तैयार किया, कहा एक बार आप जाइए, काहे कि आपके साथ जेमोरिन का बैठता है मतलब जमता है, दोनों के बीच संबंध बेहतर है। तो फिर वास्को डी गामा को भारत आना पड़ा, और वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आए, और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आए। वास्को डी गामा भारत आकर जेमोरिन से मुलाकात किया, उनके लिए उपहार सब लेकर आया, गिफ्ट यूरोप से गिफ्ट लेकर आया, जेमोरिन के लिए गिफ्ट दिया, बात किया, और जेमोरिन को कहा हम व्यापार करना चाहते हैं आपके साथ, आपके देश के साथ, और उस व्यापार में जो मुनाफा होगा उसका एक निश्चित हिस्सा हम आपको भी देंगे। जेमोरिन को लगाई तो फायदे का सौदा है। फिर जेमोरिन ने व्यापार करने का अधिकार दे दिया, कहा कीजिए कोई दिक्कत ना है, कीजिए आराम से।
इस प्रकार पुर्तगालियों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। और फिर वास्को डी गामा वापस गए 1502 में ही, और उसके बाद पुर्तगालियों का सिलसिलेवार ढंग से भारत आना शुरू हो गया। और फिर पुर्तगालियों ने भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर, पुर्तगालियों ने भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कारखाना खोला। तो पुर्तगालियों का जो पहला व्यापारिक कारखाना है, पहला कारखाना है, यह 1503 में केरल के कोच्चि में खोला गया। केरल के कोच्चि में खोला गया और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर खोला गया। मसालों के व्यापार पर, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर खोला गया। तो फिर पुर्तगाली मसालों का व्यापार करने लगा और पुर्तगाली कंपनी जब भारत में मसालों का व्यापार करने लगा तो उस व्यापार में पुर्तगालियों को अच्छा खासा मुनाफा होने लगा, अच्छा खासा लाभ होने लगा। और जब पुर्तगाली व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होने लगा तो फिर पुर्तगाली व्यापारी पर नियंत्रण, पुर्तगाली व्यापारी पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के पद का सृजन 1515 ईस्वी में किया गया। और 1515 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के पद का सृजन करके प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को बनाया गया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को बनाया गया और फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा 1505 से 1509 तक पुर्तगाली गवर्नर के पद पर रहे। तो जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बना, कुछ बुक गवर्नर लिखता है, कुछ वायसराय लिखता है, तो इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, कि अभी इन्हें आप सब गवर्नर अलग है वायसराय अलग है, ऐसा नहीं समझना है। आपको क्या समझना है, दोनों एक, दोनों एक ही बात है। तो पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के पद पर 1505 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा बैठा। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बना और 1505 से लेकर 1509 तक रहा। और देखिए, एक बात समझिएगा आप, पुर्तगाली ने समुद्री मार्ग की खोज किया
और पुर्तगाली ने समुद्री मार्ग की खोज ही नहीं किया, बल्कि हिंद महासागर का जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, इस इलाका पर पूरा कब्जा कर लिया था। इस इलाका में, हिंद महासागर के इलाका में, बिना पुर्तगालियों के अनुमति के कुछ नहीं हो सकता था। एक पत्ता तक नहीं हिल सकता था बिना पुर्तगाली की अनुमति के इस हिंद महासागर के इलाका में। जिस वजह से पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है, समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। और जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और नाम से जाना जाता है, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। कहीं पर देखिए, अगर आपसे पूछेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है तो 1498 कह दीजिएगा, लेकिन वहीं पर थोड़ा कह देगा एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। अगर आप नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा बताइएगा ये कहां से आ गया, ये तो नया है। लेकिन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा नाम है एस्तादो द इंडिया। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से उसे समुद्र का स्वामी कहा जाता है। और देखिए, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर अल्मोड़ा आया था, उन्होंने हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए एक नीति को अपनाया। और उन्होंने हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए जिस नीति को अपनाया, उस नीति को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो हिंद महासागर पर कब्जा करने को लेकर पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने जिस नीति को अपनाया, उस नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात नीले जल की नीति, नीले जल की नीति कहा जाता है। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत आया, लगातार भारत में उसको जीत मिल रहा था। सबको, समुद्री क्षेत्र में आने वाले सब छोटे मोटे राजा को हरा उड़ा करके पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक बार फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा का सामना, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा का सामना अरब सागर के क्षेत्र में, अरब सागर के क्षेत्र में, अरब सागर के साथ महाराष्ट्र गुजरात सीमा बनाती है। अरब सागर के क्षेत्र में अल्मोड़ा का सामना 1508 में भारतीय शासक, भारतीय गुजरात राज्य के शासक के साथ हुआ। 1508 में 1508 में अल्मोड़ा का युद्ध गुजरात के शासक के साथ हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है। चोल का युद्ध, चोल का युद्ध, चोल का युद्ध 1508 में गुजरात के शासक और अल्मोड़ा के बीच हुआ। और इस युद्ध में गुजराती शासक का साथ मिस्र के नाविकों ने दिया, मिस्र के नाविकों ने दिया। और मिस्र के नाविकों ने गुजराती शासक को साथ दिया, जिस वजह से गुजराती शासक ने चोल के युद्ध में अल्मोड़ा को पराजित कर दिया। चोल के युद्ध में अल्मोड़ा पराजित हो गया।
जब पुर्तगालियों के सम्मान पर ठेस पहुंचा, जो पुर्तगाली अपने आप को कहता था हम समुद्र का स्वामी है, और उसे अरब सागर के क्षेत्र में समुद्री भाग में चोल के युद्ध में पराजित कर दिया गया। और जब पुर्तगालियों के सम्मान पर ठेस पहुंचा तो अल्मीरा को वापस पुर्तगाल बुला लिया गया, और अल्मीरा के स्थान पर अगला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनाकर भेजा गया अल्फांसो दी अल्बुकर। अल्फांसो दी अल्बुकर। तो जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनकर आया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 से 1515। जितने भी पुर्तगाली वायसराय हुए सब में सबसे योग्य पुर्तगाली वायसराय यही हुआ, सबसे योग्य यही हुआ। बड़ी दूरदर्शी था, बड़ी योग्य था। कैसे दूरदर्शी और योग्य था? दूरदर्शी और योग्य था, यह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब ये भारत आया ना, तो इन्होंने भारत आकर पुर्तगाली लोगों को कहा कि आप भारतीय स्त्री से विवाह कीजिए, और अगर आप भारतीय स्त्री से विवाह करते हैं, होगा क्या? पुर्तगाली और भारतीयों के बीच एक संबंध स्थापित होगा, और फिर भारत के लोग इमोशनली पुर्तगालियों से जुड़ जाएंगे, भारत के लोग इमोशनली पुर्तगाली से जुड़ेंगे। तो फिर पुर्तगाली लोग भारतीय स्त्री से विवाह करने लगा, और इससे इमोशनली भारत के लोग जुड़े भी, पुर्तगालियों का समर्थन भी दिया, पुर्तगालियों का साथ भी दिया। तो इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने को प्रेरित किया, विवाह करने को प्रेरित किया। और देखिए, उस समय भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा, सती प्रथा का अंत तो 1829 में ना हुआ है, यही बात कर रहे हैं 1509-10 की। तो सती प्रथा का प्रचलन था, और सती प्रथा आप तो जानते ही हैं, पति के निधन होने पर पत्नी को पति के चिता पर ही जला दिया जाता था। मैक्सिमम औरत नहीं चाहती थी कि सती हो वो, लेकिन समाज और लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में ना चाहते हुए भी सती होना पड़ता था। इस बात को अल्बुकर्क समझ गए, और भारतीय स्त्री विवाह भी करने लगा। और इसलिए भारतीय स्त्री विवाह करना प्रारंभ कर दी पुर्तगालियों के साथ, क्योंकि इन्होंने यह भी घोषणा कर दिया, पुर्तगाली का शासन भारत के जिन भी क्षेत्रों में है, वहां पर सती प्रथा को हम बंद करने की घोषणा करते हैं, वहां पर सती प्रथा को हम बंद करते हैं। इन्होंने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा को बंद किया, जिस कारण इन्हें
राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, जिस कारण इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, पूर्वगामी कहा जाता है। तो अब भारतीय महिला को लगा अगर हम पुर्तगालियों से विवाह करेंगे, सती नहीं होंगे, पति मर भी जाएंगे, तो भारतीय महिला भी विवाह करना शुरू कर दी। इस प्रकार ये सब जब काम अल्बुकर्क ने किया, तो अल्बुकर्क के इन नीतियों की वजह से भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का दायरा बढ़ा, सीमा बढ़ा। और जब भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का दायरा बढ़ाने का काम इन्होंने किया, इन्होंने ही बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। पहले तो सिर्फ केरल के कोचीन के क्षेत्र में पुर्तगाली था, वहां तक सीमित था। लेकिन ये पुर्तगालियों को कोचीन से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा तक पहुंचा दिया और गोवा से दमन और द्वीप तक पहुंचा दिया। मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का इन्होंने विस्तार भी किया। और पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया, जिस वजह से इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया, जिस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने समुद्री क्षेत्र को हड़पने का काम किया, उस ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया, अल्बुकर्क ने किया, अल्बुकर्क ने किया। अल्बुकर्क के बाद और भी पुर्तगाली वायसराय बनकर आए, उनका कोई खास महत्व नहीं है, किताब सब में उन सब का विवरण है नहीं। 1524 में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया वास्को डी गामा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वास्को डी गामा का निधन हो गया। यानी कुल मिलाकर वास्को डी गामा को अगर आप देखेंगे तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524। तीसरी बार 1524। इनके बाद एक महान पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनकर आया, उनका नाम था नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा एज ए पुर्तगाली वायसराय 1529 से 1538 तक रहे। और नीनो दी कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन के जगह गोवा को बनाया। नीनो दी कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन के जगह किसको बनाया? गोवा। गोवा को बनाया। और एक बार नीनो दी कुन्हा गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात कर रहे थे, और उस मुलाकात
के दौरान ही निनोदी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर दी। निनोदी कुन्हा नामक पुर्तगाली वायसराय ने मुलाकात के दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह को मार गिराया, बहादुर शाह की हत्या कर दिया, बहादुर शाह की हत्या कर दिया। और देखिए लगभग 100 वर्षों तक सिर्फ पुर्तगालियों ने ही भारत में व्यापार किया, मनमाने ढंग से व्यापार किया, जैसे मन वैसे व्यापार किया। और लगभग पुर्तगालियों के 100 वर्ष के बाद डचों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन हुआ। लेकिन पुर्तगालियों के भारत आगमन होने के बाद भारत में कई चीजों का विकास हुआ। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में कई चीजों का विकास क्या हुआ है? तो भारत में गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। कहिएगा गौथिक स्थापत्य कला क्या है? पश्चिमी जगत में या यूरोप में भवन का निर्माण जिस कला के तहत होता है उसी को गौथिक स्थापत्य कला कहते हैं। जब पुर्तगाली लोग भारत आए तो भारत में पुर्तगाली भवन यूरोपीय पद्धति से ही बनाने लगे, उसी को गौथिक स्थापत्य कला कहा गया। और पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। प्रिंटिंग प्रेस मतलब पेपर सब छपना प्रारंभ हो गया। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में जहाज का निर्माण होना शुरू हुआ। और पुर्तगाली लोग मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, टमाटर, मक्का, पुर्तगाली लोग ही मध्य अमेरिका से, नोट में हो सकता है मध्य एशिया लिखा हुआ होगा, हो सकता है, रुकिए छोड़ दीजिए ना, हम सही करवा देंगे ना, हम लिखे, हमको पता है ना कहां क्या है, तो आप काहे चिंता करते हैं, हम है ना जी। तो सुनिए, अभी सुनिए, जब हम बक रहे हो ना तो सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। तो मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, टमाटर, मक्का, ये सब लाने का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। पुर्तगालियों ने ही इन सभी वस्तुओं को मध्य अमेरिका से भारत लाया, मध्य अमेरिका से भारत लाया। और बात अगर आप पुर्तगाली की करेंगे तो पुर्तगाली ने ही भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किया। कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किया। कार्टेज व्यवस्था, अब कहिएगा क्या है ये? कार्टेज एक प्रकार का लाइसेंस होता था। हम आपको बताए हैं कि पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है, और पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर के इलाका पर कब्जा कर लिया था, और पुर्तगालियों का कब्जा हिंद महासागर पर था। अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी या कोई राजे महाराजे को हिंद महासागर में व्यापार करना होता था तो पहले उसे पुर्तगालियों से कार्टेज अर्थात लाइसेंस लेना पड़ता था, और तब ही हिंद महासागर में वो व्यापार कर सकता था। और अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई कंपनी बिना कार्टेज के हिंद महासागर में व्यापार करने उतर जाता था
तो उसके जहाज को पुर्तगाली लूट लेता था। हिंद महासागर में व्यापार करने को लेकर जो लाइसेंस जारी किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, उसी को कार्टेज कहा गया, उसी को कार्टेज कहा गया। और कहा जाता है कि एक बार मुगल बादशाह अकबर को हिंद महासागर में व्यापार करना था, तो पुर्तगालियों से कार्टेज खरीद कर उन्होंने हिंद महासागर में व्यापार किया। और मुगलों का पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय हुआ। मुगलों का पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय हुआ। और देखिए, अगर आप पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो एकमात्र यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना से पहले भारत में व्यापार करना शुरू किया। उसकी स्थापना पहले हुई है। इसके अलावा अन्य सभी कंपनियां मुगल वंश के बाद ही स्थापित हुआ है, और उन कंपनियों का भारत में आगमन मुगल वंश के बाद ही हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं इसको समझिएगा। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जो समझ गए हैं ठीक है, जो नहीं समझे वो समझिए। आप सब लोग जानते हैं मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498। तो पहले पुर्तगाली भारत आया या मुगल आए? पुर्तगाली ना। और इसके अलावा डच, ब्रिटिश, डच की स्थापना 1602, ब्रिटिश 1600, फिर जो है फ्रांसीसी 1664। मतलब हम आपको यह कहना चाह रहे थे कि एकमात्र यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना से पहले स्थापित हुआ। उन लोगों का भारत आगमन मुगलों से पहले हुआ। तो पुर्तगाली मुगल से भी ज्यादा पुराना है। और सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे बाद में पुर्तगाली गया। तो यहां पर क्या कह सकते हैं? सबसे अधिक वर्षों तक भारत में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? पुर्तगाली। किसके नाम दर्ज है? पुर्तगाली। पुर्तगाली के नाम दर्ज है। सबसे अधिक वर्षों तक भारत में रहने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? क्योंकि सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। आजादी के बाद भी 1947 के बाद भी पुर्तगाली भारत में था। आजादी के बाद भी गोवा, दमन और द्वीप पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा, दमन और द्वीप पुर्तगालियों के अधीन था। और 1961 ईस्वी तक गोवा, दमन और द्वीप पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुर्तगालियों को गोवा तथा दमन और द्वीप से बाहर करने के लिए एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। और ऑपरेशन विजय के तहत 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को हमेशा हमेशा के लिए भारत से बाहर कर दिया गया। और जब 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया जा रहा था, तो उस समय गोवा के पुर्तगाली वायसराय हुआ करते थे। उनका नाम था एंटोनियो सिल्वा। एंटोनियो सिल्वा। एंटोनियो सिल्वा। और देखिए, पुर्तगाली भले ही सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया, लेकिन जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और ब्रिटिश व्यापार करने के लिए भारत आए, तो फिर पुर्तगालियों का महत्व कम हो गया। पुर्तगालियों का महत्व कम हो गया। और पुर्तगाली
थोड़ा चरित्र का ठीक नहीं था। चरित्र का ठीक नहीं था मतलब ये लोग लूटता था, लुटेरा था, लुटेरा लूट लेता था, यानी चोर टाइप का था, समझे, चोर उचक्का टाइप का था, लुटेरा था ये, समझे। तो इसलिए जो है अपने आप को बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं कर सका, थोड़ा सा जगह में सिमट कर रह गया। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। गोवा में सिमट कर रह गया, ज्यादा अपना पैर नहीं पसारा। तो अंग्रेज को भी लगा वो अपना सीमित मात्रा में रहता है, क्या इसको तंग करे, अपना कमाता खाता है, कमाने खाने दो, समझे। तो पुर्तगाली भले ही सबसे लंबे समय तक रहे, लेकिन बहुत ज्यादा पुर्तगालियों का भारत में महत्व नहीं रहा है। और गोवा को सबसे पहले जब भारत में मिलाया गया तो उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बाद के वर्षों में 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, समझ गए। तो यह पुर्तगाली के विषय में हुआ। पुर्तगाली के बाद जो आगे हम लोगों को जानना है वो डचों के विषय में जानना है। किसके विषय में जानना है? डच। डच जानेंगे, लेकिन नोट में बहुते कुछ नहीं है। तो जल्दी से कॉपी पलट के लिखना शुरू कीजिए आप। नोट है किसी के पास? चलिए, हा 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 हा। लिखिए लिखिए, लिखिए। चोल का युद्ध 1508 में हुआ। चोल का युद्ध, चोल का युद्ध 1508 में हुआ। चोल का युद्ध 1508 में हुआ। चोल का युद्ध 1508 में हुआ। इस युद्ध में गुजरात के शासक ने, इस युद्ध में गुजरात के शासक ने, इस युद्ध में गुजरात के शासक ने अल्मोड़ा को पराजित, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को पराजित किया। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को पराजित किया। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने को प्रेरित किया। भारतीय स्त्री से विवाह करने को प्रेरित किया। भारतीय स्त्री से विवाह करने को प्रेरित किया। भारतीय स्त्री से विवाह करने को प्रेरित किया तथा इन्होंने
पुर्तगाली क्षेत्र में तथा इन्होंने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा का अंत कर दिया पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा का अंत कर दिया, जिस कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। जिस कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। जिस कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया। अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया। अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया। अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत कर दिया। आगे, पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही भारत में पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही भारत में पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही भारत में गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही भारत में गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही भारत में गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही पुर्तगालियों के आगमन से ही भारत में गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। पुर्तगालियों के आगमन से ही भारत में गौथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा और दमन और द्वीप से पुर्तगालियों को बाहर किया। गोवा और दमन और द्वीप से पुर्तगालियों को बाहर किया। गोवा और दमन और द्वीप से पुर्तगालियों को बाहर किया। गोवा और दमन और द्वीप से पुर्तगालियों को बाहर किया। गोवा और दमन और द्वीप से पुर्तगालियों को बाहर किया। गोवा और दमन और द्वीप से पुर्तगालियों को बाहर किया। इस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे। उसी में इस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे। इस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे। इस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे। इस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे। इस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे। बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंटोनियो सिल्वा थे। चलिए पहला पेज में देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। नीचे से तीसरा पॉइंट, पुर्तगाली ने मध्य एशिया से आलू, तंबाकू तथा मकई भारत लाए। मध्य एशिया को काट के मध्य अमेरिका कर लीजिए। मध्य अमेरिका कर लिए। मध्य अमेरिका किए।
कर लिए जी। नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा, वास्को डिगामा तीन बार भारत आए थे। वास्को डिगामा 3 बार भारत आए थे। एक नंबर में 1498, 2 नंबर में 1502, 3 नंबर में 1524। एक नंबर में 1498, 2 नंबर में 1502, 3 नंबर में 1524 है। एप्लीकेशन पर दिखाई देते हैं ना जी हम हैं। अरे मतलब वो कटता नहीं ना है। तुमको इससे पहले भी ना बोले थे, बोलना सेटिंग ठीक कर देगा। देखो हम कहाँ है, बोर्ड से अंदर है, फिर भी बोर्ड पे पूरा दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख, अरे हमको देखो नहीं यार, तुम हमको देखो। अरे वहां से नहीं नजर आ रहे हैं, दिमाग नहीं काम करता है जी। दिमागे इसका छोड़ दिया, तार छोड़ दिया इसका। बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। अरे हमको देखो नहीं यार, देखो हम बोर्ड से अंदर हैं, हम तुमको ये बात बोल रहे हैं। हम अंदर हैं कि बाहर हैं? अंदर हैं ना, तो फिर भी हम पूरा दिखाई दे रहे हैं। बोलो नहीं दिखाई दे रहे। तुमको हाँ या ना में पूछ रहे हैं यार, नहीं ना दे रहे हैं। जबकि पूरा दिखाई देना नहीं चाहिए। तो तुमको तो ये बात पहले भी बोले थे। कुत्ता का पूछ है क्या जी? चलिए और कुछ है? 1 मिनट में पढ़िए पूरा, 1 पेज पूरा पुर्तगाली पूरा पढ़िए 1 मिनट में। पढ़िए, जो नोट में है वो, जो कॉपी में है वो, दोनों पढ़िए जल्दी। पढ़े हो? पढ़ लिए? आइए, बोलना है। क्या करना है? क्योंकि बोलने से याद होता है, समझे? भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला यूरोपीय, सबसे अंत में जाने वाला यूरोपीय, सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी आए पुर्तगाली। अच्छा, आगे बताइएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? एस्तादो द पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना? किस यूरोपीय कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है? पुर्तगाली। किसको? किसको? पुर्तगाली को कहा जाता है। इसके बाद कौन ऐसी यूरोपीय कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना से पहले स्थापित हुआ? कौन? क्लियर। 2-3 गो पॉइंट और लिखिए ना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। फुल स्टॉप। साथ ही साथ इसे एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। उसी में साथ ही साथ इसे एस्तादो
द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। उसी में एक और लाइन कंटिन्यू, उसी में एक लाइन और कंटिन्यू। यह एकमात्र यूरोपीय कंपनी है। यह एकमात्र यूरोपीय कंपनी है। यह एकमात्र यूरोपीय कंपनी है। यह एकमात्र यूरोपीय कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना से पहले भारत आया था। जो मुगल वंश की स्थापना से पहले भारत आया था। जो मुगल वंश की स्थापना से पहले भारत आया था। जो मुगल वंश की स्थापना से पहले भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट, अल्ब्रेज कैब्राल ने ब्राजील का खोज किया है। अल्ब्रेज कैब्राल ने ब्राजील को खोजा। 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 फुल स्टॉप। क्लियर है? हाँ, अब हो गया। चलिए आगे याद करते हैं। आगे आइए। कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? बार्थोलोमियो। कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? अमेरिका को किसने खोजा? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ना। चलिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन वस्तु के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर किया गया? कौन? मसाला। अच्छा, एक बात बताइएगा, वास्को डी गामा कितना बार भारत? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। क्लियर? आगे बताइए, दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत की यात्रा किया, कौन? ब्राजील को किसने खोजा? अच्छा, ये कालीकट में कारखाना खोला था, उसको बंद न कर दिया, उसका कोई मान्यता है? तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम कारखाना 1503 और दूसरा कुन्नूर 1505। दूसरा कुन्नूर 1500। पुर्तगालियों का पहला कारखाना 1503, दूसरा कुन्नूर 1500, दूसरा कुन्नूर 1500। क्लियर है? आगे, पहला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय कब से कब तक? ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किसने किया? कौन महासागर पर कब्जा किया? चोल का युद्ध कब हुआ? कौन पुर्तगाली वायसराय पराजित हुआ? दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? कब से कब? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। गोवा पर कब्जा किसने किया? कब किया? किससे छीना? यूसुफ आदिल। किससे छीना? पुर्तगाली पुरुष को भारतीय स्त्री से विवाह करने को प्रेरित किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाए? ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत किसने किया? अल्बुकर्क के बाद एक महान
पुर्तगाली वायसराय कौन हुआ? किसने कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया? गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किसने किया? किसके आगमन से गौथिक स्थापत्य कला का भारत में विकास हुआ? पुर्तगाल। क्या? किसके आगमन से भारत में गौथिक स्थापत्य कला का प्रिंटिंग प्रेस का विकास, जहाज का विकास, आलू तंबाकू टमाटर मक्का भारत आया। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने की? और जानते हैं जो पुर्तगाली से कार्टेज लेता था उसको पुर्तगाली सुरक्षा देता था। जैसे कोई व्यापारी था, जैसे अकबर कार्टेज लिया पुर्तगाली से हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए, तो अकबर का अपना जहाज भी जाएगा, एक पुर्तगाली सैनिकों का जहाज आगे रहेगा, एक पुर्तगाली सैनिकों का जहाज पीछे रहेगा, ताकि जो लाइसेंस खरीद कर हिंद महासागर में पुर्तगालियों से व्यापार कर रहा था उसको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। उसको सुरक्षा मुहैया पुर्तगाली करवाता था, समझ गए। और एक समय तो ऐसा आया, पुर्तगाली का मन इतना बढ़ गया, काफी दुर्व्यवहार सब करने लगा। जबरदस्ती भारतीयों को ईसाई बना देता था। कोई भारतीय स्त्री नहीं भी विवाह करना चाहती थी, जबरदस्ती उससे विवाह कर लेता था। लुटेरा हो गया था, समझ गए। तो इस सब चीज को देखते हुए जो है मुगल बादशाह शाहजहां अपने समय देखा कि पुर्तगाली सब जो है बड़ी लूटपाट कर रहा है, तो हुगली पड़ता है आपको वेस्ट बंगाल। मुगल बादशाह शाहजहां पुर्तगाली को हुगली से भगा दिया, कहा भागो यहां से। शुरुआती वर्षों में पुर्तगालियों ने भी अपना पांव पसारा, लेकिन उनकी नीतियों की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा अपना विस्तार नहीं कर सका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां। ये पॉइंट लिखिए ना, स्टार मार्क लिखिए, स्टार मार्क। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने, बोले ना लिखाएंगे तो 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर खदेड़ा। पुर्तगालियों को हुगली से बाहर खदेड़ा। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा। चलिए, भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत कौन किया जी? मुगल बादशाहों में पुर्तगालियों से कार्टेज किसने खरीदा? मुगल और पुर्तगालियों के बीच संबंध किसके समय स्थापित? आगे कौन ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से कब करवाया गया? उस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से याद हो गया? काम खत्म है ना? हाँ, आगे है डच छोटा सा है, डच में कुछ हो न है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए ना, एक लिखिए, और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए। चौदह सौ तिरपन ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग एशिया माइनर, भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग एशिया माइनर
एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया। यही घटना भौगोलिक खोज करने को यूरोप जगत को प्रेरित किया। यूरोप जगत को प्रेरित किया। फुल स्टॉप। देखिए ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर के दक्षिणी भाग में यहां पर जो है आपको नीदरलैंड है, एक छोटा सा देश है नीदरलैंड। जर्मनी और यूके के बीच में है नीदरलैंड। ये यूके है, ये जर्मनी है। ये जर्मनी है और ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। इन दोनों देश के बीच में एक छोटा सा देश है नीदरलैंड। नॉर्थ सी के नीचे है, नॉर्थ सी के नीचे है, उत्तरी सागर के नीचे है। जो नीदरलैंड है उसे ही हॉलैंड कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। देखिए जैसे अगर आपका कोई पड़ोसी दरोगा बन गया है तो आप भी उसको देख करके प्रेरित होते हैं कि हम भी बन जाएं। तो वही हुआ यूरोपीय कंपनियों में। पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली आया, भारत में व्यापार किया। भारत के व्यापार से पुर्तगालियों को बहुत अधिक मुनाफा हुआ। तो जो उसका अड़ोसी पड़ोसी था सब देखा ना, तो उसको लगा अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, भारत के साथ व्यापार कर रहा है इसलिए मालामाल हो रहा है, हम भारत के साथ व्यापार करेंगे। और फिर डचों ने भी भारत के साथ व्यापार करने को लेकर अपना यात्री भारत भेजा कि देख करके आइए क्या है, व्यापार करने योग्य है न है। प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन हुआ जिन्होंने भारत की यात्रा की। प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन। कॉर्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री हुआ जो 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। ये भारत आया, देखा अपार खनिज संसाधन है, व्यापार तो किया ही जा सकता है। गया नीदरलैंड, कहा एकदम कंपनी स्थापित करके चलिए व्यापार किया जाए, मुनाफा ही मुनाफा है, धन ही धन है। तो फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिंगदे ऑस्ट इंडसे कंपनी नाम से हुआ। वेरिंगदे ऑस्टे इंडसे कंपनी नाम से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत पहुंची। और डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 में खोला और अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया और व्यापार करना शुरू कर दिया। डचों ने शुरुआती वर्षों में भारत के साथ मसालों का व्यापार किया, लेकिन डचों ने देखा कि मसालों का व्यापार तो पुर्तगाली भी कर रहा है। तो डचों का ध्यान भारतीय वस्त्र पर गया और डचों को लगा कि भारतीय वस्त्र का भी व्यापार हो सकता है। और डचों को ही यह श्रेय जाता है कि भारतीय वस्त्र का व्यापार करना उन्होंने प्रारंभ किया। भारतीय वस्त्र को निर्यात का वस्तु उन्होंने बनाया।
डचों को ही यह श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाया। इससे पहले भारतीय वस्त्र निर्यात नहीं होता था, अर्थात भारतीय वस्त्र व्यापार के तौर पर भारतीय वस्त्र का व्यापार नहीं होता था, लेकिन डचों ने भारतीय वस्त्रों का भी व्यापार करना शुरू किया। डचों ने मसाला, नील, अफीम, सोडा, सूती वस्त्र, इस सब वस्तु का व्यापार डच किया। और डच भारत में सबसे ज्यादा व्यापार अगर किया तो वह वस्त्र का किया। और डच भारत में अपना दिमाग ज्यादा नहीं खपाया, बल्कि डच देखा कि मसाला इंडोनेशिया में भी मिलता है, तो डचों ने अपना ध्यान भारत की ओर ज्यादा केंद्रित ना करके इंडोनेशिया पर ज्यादा केंद्रित किया। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया पुर्तगाली सब नहीं पहुंचा था, तो डच के मन में आया है भारत है, इस पर तो पुर्तगाली कब्जा कर लिया है, कुछ ऐसा किया जाए जिस पर कब्जा ना हो। तो इंडोनेशिया पर कब्जा किया, और इंडोनेशिया का क्षेत्र डचों के लिए ज्यादा महत्व का था। देखिए, आपको इंडोनेशिया के साथ डच मसालों का व्यापार व्यापक स्तर पर कर रहा था। भारत के साथ बस ऐसे चल रहा है। भारत डचों के लिए बहुत ज्यादा महत्व का नहीं था, और डचों ने अपने आप को भारत के पूर्वी तट पर ही रखा, क्योंकि भारत का पूर्वी तट इंडोनेशिया से कनेक्ट हो जाता था, फिर भारत का पश्चिमी तट इंडोनेशिया से कनेक्ट नहीं होता था। इसलिए डचों ने अपने आप को भारत में सीमित रखा। भारत के भीतर सिर्फ पूर्वी तट तक अपना व्यापारिक मुख्यालय या अपने व्यापार को सीमित रखा, और इंडोनेशिया को अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र बिंदु बनाकर डच जो है अपना व्यापार किया। कालांतर में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेज यह चाहता था कि सबको हम भारत से बाहर कर दे, भारत में अकेले राज करे, और अंग्रेज ने डचों को भारत से बाहर कर दिया। और अंग्रेज ने डचों को भारत से बाहर बेदरा के युद्ध से किया। बेदरा बंगाल में पड़ता है। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में 1759, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, और इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई, डचों की हार हुई, और इस युद्ध से डचों का पतन हो गया। तो डच खत्म हो गया, डच बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। बात समझ में आया? एक सेकंड में पढ़िए उसको, पढ़िए जल्दी। चलिए पढ़ लिए। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को क्या कहा जाए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? प्रथम डच यात्री जो भारत की यात्रा पर आया, कॉर्नेलियन। प्रथम डच यात्री जो भारत की यात्रा पर आया, डचों ने अपनी पहली कारखाना कब खोली? कहां खोली? डचों का मुख्यालय नगर। भारतीय वस्त्र को निर्यात का वस्तु किसने बनाया? डचों के लिए भारत से ज्यादा महत्व का कौन देश था? कौन देश था? डचों ने अपने आप को सिर्फ भारत के किस तट पर सीमित रखा? कौन तट पर? डचों का पतन भारत में कौन युद्ध से हुआ? बेदरा का। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1700। बेदरा के युद्ध में 1759 में डचों को किसने पराजित किया? किसने? क्लियर। इससे आगे क्या है? अंग्रेज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। धन्यवाद सभी भाइयों एवं बहनों का। रुक जाइए, लड़की लोग को निकालिए। वहां पे गेट पे लड़का को रोक करके लड़की को निकालिए। लड़की लोग निकलिए।